सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए आपके ये क्वेश्चंस जो हैं हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं। आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अभी आपका रेलवे का जो है उसका एग्जामिनेशन होगा और भी आपके हरियाणा में भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है। डिफरेंट बहुत से आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं तो क्वेश्चन देखिए सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको मेरे क्रैश कोर्स ज्वाइन करने हैं तो मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करे हुए हैं। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ, तो इंसुलिन जो होता है हमारा, इंसुलिन एक हार्मोन होता है ना। पेनक्रियाज जो होता है ना, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है ना, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। और इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके मेंटेनेंस के लिए, आपसे पूछा है भाई। ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, ब्लड के प्लेटलेट लेवल को, ब्लड का प्लाज्मा लेवल या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF है उसका लेवल। तो इंसुलिन किसके लेवल को जो है मेंटेन करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, है ना। ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है इंसुलिन, है ना। तो क्योंकि इंसुलिन की कमी से क्या देखने को मिलता है आपको, डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है ना। क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है ना। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है। कैसे कराता है, क्या करा देगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करा देता है। ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा, जिससे क्या होता है ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, तो ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है इसको नहीं होने देगा, है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देगा ताकि ग्लूकोज मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज नहीं बनने देता। और जो ग्लाइकोजन का टूटना होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, इसको भी प्रिवेंट करेगा, इसको भी नहीं होने देगा। ग्लाइकोजन को टूट के ग्लूकोज बनता है तो इसको भी नहीं होने देता, है ना। तो ग्लूकोज इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को जो होता है वो कम करा के रखता है। तो इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है डायबिटीज़ मेलिटस के केस में इंसुलिन कम हो जाता है और तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। तो इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखता है हमारा इंसुलिन। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका। जैसे थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, TSH की बात हो रही है। तो जब मैंने आपको पिट्यूटरी के जब हार्मोन्स बताए थे, है ना, पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब के हार्मोन बताए थे ना, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था, ग्रोथ हार्मोन बताया था मैंने आपको, FSH बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एक और बच गया कौन सा, प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन। तो ये सारे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, तो देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड दिया है, तो ये तो पैराथॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जो पैराथॉर्मोन्स जो कैल्शियम को लेवल को रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कराते हैं ये, है ना, पैराथॉर्मोन्स। थायराइड ग्लैंड जो है इससे तो आपका T3 T4 और कैल्सिटोनिन, T3 T4 और कैल्सिटोनिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये है ना ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना वहाँ से अटैच होती है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल मैंने आपको बताए थे कितने, 4 बताए थे। लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट एंड, 2 तो लेटरल है, लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, है ना। फिर थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। तो आपका जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना उससे पीनियल ग्लैंड अटैच होती है और पीनियल ग्लैंड से ना एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और जो मेलाटोनिन जो होता है ना, बॉडी का जो सर्केडियन रिदम होता है, स्लीप वेक साइकिल होती है, उसको
उसको मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है ना। तो ये आपका पीनल ग्लैंड का मेलाटोनिन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हमारा आंसर तो बिल्कुल सिंपल, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर भी आपको दिया नहीं हुआ, सिंपल आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड ही लिखी हुई है। तो आंसर तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी की भी जो एंटीरियर लोब होती है ना वहाँ से। और पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब के हार्मोन बता दो, पोस्टीरियर लोब जो है उसके हार्मोन में आपका आता है ऑक्सीटोसिन आता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, और एक और कौन सा होता है दूसरा, वैसोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच है ना, वैसोप्रेसिन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। देखिए ये हार्मोन है ना रिलीज तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है, लेकिन जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं ना ये बनते कहाँ पर है, इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इनका प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस जो आपके पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करते हैं। देखिए पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, लेकिन जो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगी, सुपर मास्टर ग्लैंड बोल सकते हो इसको हाइपोथैलेमस को, क्योंकि पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करती है। तो आपके जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब के दोनों हार्मोन है ना ये रिलीज तो पिट्यूटरी से हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बाकी प्रोडक्शन इनका हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस से आके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं और फिर यहाँ से रिलीज होते हैं। ओके तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके पिट्यूटरी के बारे में, और पिट्यूटरी हमारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, क्योंकि ये ना दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। जैसे कि अब थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ना कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, है ना। थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायरोक्सिन जो है प्रोड्यूस होगा थायराइड ग्लैंड से, है ना। तो ये पिट्यूटरी दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इनटू। देखिए ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें होता है लिपोफिलिक ड्रग किस में कन्वर्ट होते हैं। देखिए ड्रग जो होती है वो एक्सक्रीट होने के लिए, ड्रग को एक्सक्रीट होने के लिए ना जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग, देखिए ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए तो ड्रग जो होती है लिपोफिलिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है, जो मेम्ब्रेन होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही आपकी क्रॉस कर पाती है ना, तो लिपिड सोल्यूबल होती है। तो लेकिन जब इसको एक्सक्रीट होना होता है ना तो आपकी जो पोलर ड्रग होती है वाटर सोल्यूबल ड्रग ही एक्सक्रीट हो सकती है, क्योंकि जो यूरिन होता है ना वो पोलर होता है ना। तो किडनी से जो आपकी वाटर सोल्यूबल जो पोलर ड्रग होती है वो एक्सक्रीट हो सकती है ना। तो देखिए मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, हमारी नॉन पोलर ड्रग जो है पोलर में कन्वर्ट होती है, लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है। ओके लिपोफिलिक मतलब कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती है हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग मतलब कि हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है, किसमें, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, ताकि फिर वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। ओके अब देखिए ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कह रहे हैं ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग किस में कन्वर्ट होती है, लिपोफिलिक ड्रग इनटू, देखिए मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, इनटू लेस वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में, कम वाटर सोल्यूबल में, इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मोर लिपोफिलिक कंपाउंड। तो ज़्यादा लिपोफिलिक में तो अगर वो कन्वर्ट हो जाएगी तो वो तो अब्जॉर्ब ही हो जाएगी, है ना, लिपिड सोल्यूबल तो अब्जॉर्ब ही हो जाएंगे, एक्सक्रीट तो हो ही नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी नहीं होते, लेस वाटर सोल्यूबल में नहीं होते, मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में जो है हमारे लिपोफिलिक ड्रग वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, किसमें, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट कार्डियक सिस्टम। तो कार्डियक वर्ड जो है किसके लिए आता है, आपके हार्ट के लिए यूज होता है। तो कार्डियक सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी कौन, इसमें से देखिए रिब्स दिया है, स्टमक दिया है। देखिए स्टमक तो आपका डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, स्टमक तो इसका आंसर होगा नहीं। फीमर जो है आपका, जो लेग्स की बोन में फीमर, टिबिया, फिबुला ये सब पढ़ते हो। स्टेपिस जो है ईयर में प्रेजेंट होती है ना। तो सबसे छोटी बोन, स्मॉलेस्ट बोन भी होती है स्टेपिस, और जो आपकी जो ईयर में जो ओसिकल्स होती है ना तो उसमें मैलियस इनकस, MIS मैलियस इनकस, स्टेपिस हम लोग पढ़ते हैं। ओके तो ये भी नहीं होगा। तो कार्डियक सिस्टम को हमारा प्रोटेक्ट करेगा रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो रिब्स प्रोटेक्ट करेंगे कार्डियक सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने टोटल बोन्स होते हैं, 125, 206, 302, 256। तो 206 206 टोटल बोन होते हैं अडल्ट ह्यूमन बॉडी में। तो स्केलेटल सिस्टम का वीडियो बनाया हुआ है तो उसमें आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो वीडियो देखना। ओके नेक्स्ट है
OTC स्टैंड्स फॉर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ना ये एग्जाम में रिपीट बहुत बार हुआ है, ओवर द काउंटर वाला बहुत बार रिपीट हुआ है और इतना सिंपल है, बिल्कुल ही ओवर द काउंटर है। ओके, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेडिकेशंस टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज। देखिए, एक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिकेशंस लेते हैं, एक तो होता है डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, बट ये लिखा हुआ है प्रिवेंशन के लिए कि डिजीज ना हो, जैसे कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो ड्रग्स दी जाती है ना, तो उनकी बात हो रही है ना। तो देखिए, प्री वर्कआउट तो कुछ ड्रग नहीं होगा, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग हो जाएगा, है ना। प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो ड्रग्स देते हैं, मतलब कि जो डिजीज जो होती है ना, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि इन फ्यूचर वो डिजीज ना हो, प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो ड्रग्स दी जाती है प्रोफाइलैक्टिक ड्रग हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट सॉल्ट लेवल इन द बॉडी। बॉडी में सॉल्ट के लेवल को रेगुलेट कौन करेगा? किडनी करेगी, लीवर करेगा, ब्रेन करेगा या हार्ट करेगा? तो ये बिल्कुल सिंपल हमारा किडनी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर है फार्मासिस्ट का, उसे कौन मेंटेन करेगा? PCI करेगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का जो होता है उसको मेंटेन करती है हमारी PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है, सेंट्रल काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? तो PCI इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल। भी मैंने आपको बताया PCI को कहते हैं, PCI का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ मायसीनिया ग्रेविस बाय इम्प्रूविंग मसल टोन। देखिए, मायसीनिया ग्रेविस जो होता है ना, ऑटो इम्यून डिजीज होती है मायसीनिया ग्रेविस, तो कह रहे मायसीनिया ग्रेविस के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? एट्रोपिन देंगे, फेंटेनाइल देंगे, ग्लाइकोपाइरोलेट देंगे या नियोस्टिग्मिन, है ना। तो मायसीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए हमारा नियोस्टिग्मिन दिया जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगर कहीं डायग्नोसिस के लिए, मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए अगर आप कहोगे कौन सी ड्रग देंगे, तो देंगे शॉर्ट एक्टिंग जो होता है कौन सा, एड्रोफोनियम देंगे। एड्रोफोनियम डायग्नोसिस के लिए देते हैं, और ट्रीटमेंट की बात आएगी तो नियोस्टिग्मिन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन सा फैक्टर इसमें से जो अफेक्ट नहीं करेगा? देखिए, पीएच जो है एंजाइम की एक्टिविटी को जो है डेफिनेटली जो है अफेक्ट करता है ना। ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होता है एंजाइम को। अगर पीएच लो होता है तो भी एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, हाई पीएच होगा तो भी नहीं काम करेंगे, ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन भी, भाई एंजाइम की कंसंट्रेशन है, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कंसंट्रेशन जो है ये अफेक्ट करती है, बट एरिया जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स विद। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कौन से टाइप के कंपाउंड में मोस्ट कॉमनली देखी जाती है? भाई सिंगल बॉन्ड वाले में, ट्रिपल बॉन्ड वाले में, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन वाले में, एलिफेटिक स्ट्रक्चर वाले में? तो सिस ट्रांस कन्फर्मेशन वाले जो होते हैं ना कंपाउंड, उनमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखा जाता है। नेक्स्ट है, विच डोजेज फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू द रेक्टम। रेक्टम में मेडिकेशंस को जो डिलीवर करने के लिए कौन से टाइप की डोजेज फॉर्म है बताइए? सपोजिट्रीज है, लोजेंजिस है, ट्रॉचिज है या सबलिंगुअल टैबलेट्स? बिल्कुल सिंपल है, तो सपोजिट्रीज हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन। देखिए, आपका जो है फूड का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए ना, तो ये क्वेश्चन ना 3 से 4 बार रिपीट हो गया कि भाई मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ पर होता है? तो हमारी इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन। माउथ में तो देखिए, माउथ में तो जो है आपका फूड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं होगा, स्टमक में भी नहीं होगा, इंटेस्टाइन में ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस बाकी ईसोफेगस तो हमारी फूड पाइप होती है
है ना। तो यहाँ से तो फूड जो होता है ना माउथ में से स्टोमक में आता है, इसोफेगस के थ्रू ही फूड जो है माउथ में पहले आप इंजेक्शन करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, माउथ में जो है सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है, तो माउथ में ना फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन से पार्ट में स्टार्ट होता है, तो आपके माउथ में स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है ना। फिर उसके बाद फूड इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा, स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके तो आपका जो मैक्सिमम जो फूड का एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स डिजिटालिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज। तो डिजिटालिस जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, बिल्कुल सही है, कार्डियोटोनिक होता है। इसका मतलब सिनोनिम एक तरीके से आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए आपको फॉक्सग्लोव, मेज, कॉल्चिकम इसबगोल, तो हमारा फॉक्सग्लोव लीव्स होता है डिजिटालिस का सिनोनिम, है ना। तो देखिए डिजिटालिस की फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी, एक एग्जाम में डिजिटालिस की फैमिली भी पूछी गई, स्क्रोफुलेरिएसी, डिजिटालिस परप्यूरिया फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी। ओके कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस आता है ना। और आपका मेस जो है नटमग का सिनोनिम होता है, मेस नटमग, है ना, जो वोलेटाइल ऑयल वाले ड्रग में आता है। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। कॉल्चिकम कहाँ पढ़ते हो, कॉल्चिकम एमिनो एल्कलॉइड में कॉल्चिकम आता है, कॉल्चिकम ओट्यूमने लिलिएसी फैमिली होती है। कॉल्चिसिन प्रेजेंट है जो एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हो और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए। इसबगोल कहाँ पढ़ते हो, जो कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग होती है और उसमें इसबगोल आता है। सोर्स है प्लांटेगो ओवाटा, है ना, प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात इसबगोल के बारे में क्या है, इसका जो प्यूरिटी को चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया दैट इज स्वेलिंग फैक्टर, है ना। इसबगोल का प्लांटेगो ओवाटा का स्वेलिंग फैक्टर 10-14 होता है और इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, है ना, उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। और एक एल्डोबायोनिक एसिड भी इसबगोल में प्रेजेंट है, एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट होता है इसबगोल में, है ना। तो आपका जो है ये सब हो गया। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल प्रेपरेशंस, पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए ग्लास के टाइप जब आप लोग पढ़ते हो, टाइप 1 ग्लास आता है, टाइप 2 ग्लास आता है, टाइप 3 ग्लास आता है और टाइप 4 ग्लास आता है। टाइप 1 होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 होता है 2 से ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 है सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 क्या है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ओके तो टाइप 4 ग्लास को एनपी ग्लास भी कहते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास। ओके आपसे पूछा नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है, तो टाइप 4 ही होता है, एनपी ग्लास नॉन पेरेंटल ग्लास। आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा टाइप 4। ओके और एक ना टेस्ट भी याद रखना भाई, मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बताए, है ना। तो देखिए टाइप 2 के लिए तो आपका होता है वाटर टैग टेस्ट होता है, वाटर टैग टेस्ट। बाकी 1, 3 और 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट याद रखना है, बनता है क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम वर एक्सप्लेन्ड इन। तो देखिए कौन सा शेड्यूल है जिसमें आता है आपका लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग, लिस्ट ऑफ ड्रग जो मार्केटेड है अंडर जेनरिक नेम। तो मैंने आपको डब्ल्यू से याद करा रखा है, WG आप लोग याद करेंगे, तो जेनरिक ड्रग के लिए आपका शेड्यूल W आता है ना। तो देखिए ऑप्शन में आपको शेड्यूल W दिया ऑप्शन सी में। बाकी वाई को देखते ही समझ जाना, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, मैंने आपको बता रखा है। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए स्टैंडर्ड्स की बात होगी तो शेड्यूल वाई आएगा। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए आ जाएगा। ई जो है ओमिटेड है, पॉइजनस ड्रग के लिए आपका शेड्यूल ई आता था, अभी जो है ये ओमिटेड है। बाकी शेड्यूल E1 की बात करोगे तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए पॉइजनस ड्रग की बात करेंगे तो शेड्यूल E1 आएगा। ओके नेक्स्ट तो शेड्यूल्स तो मैंने आपको बताया रखे कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। देखिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। ओके तो देखिए कह रहे प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को मतलब सराउंड करती है। हमारा ब्रेन जो है और जो स्पाइनल कोड है इसको सराउंड करेगी दोनों को, तो वो हमारी होती है कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की, दैट इज नोन एज मेनिंजिस। मेनिंजिस कहा जाता है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, मेनिंजिस कहा जाता है। तो देखिए मेनिंजिस जो होती है आपकी 3 होती हैं, एक तो डैप से याद रखते हो, ड्यूरामीटर होती है, ड्यूरामीटर, अराक्नोइड मेम्ब्रेन
अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है, एक पायामीटर होती है। ओके, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पायामीटर सबसे इनर होती है, बीच वाली अरेक्नोइड मेम्ब्रेन और आउटर वाले ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ये सब ड्यूरल स्पेस होता है, सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नोइड और पायामीटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन और पायामीटर के बीच में जो स्पेस है वो हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस होता है। ओके ओके, तो आपका जो है ये हमें याद रखना है मेनिंजिस के बारे में। तो आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, मेनिंजिस है, पेरिकार्डियम दिया है, कॉर्पस कैलोसम या रीनल फेसिया। तो हमारा मेनिंजिस हो जाएगा। प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज मेनिंजिस। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। तो ये ऑप्शंस हैं CH2ON, CH2O2N, CHON या CnH2NO। तो आप पढ़ते हो CnH2NON, यही पढ़ते हो ना फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का। देखिए ऑप्शन 1 देखिए, तो ये वही तो लिखा हुआ है CH2O का N। बात है कि इस N को अंदर लेके जाओगे, CN, H2 का N और O का N, है ना। तो बात तो वही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जनरल केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड ऑफ सल्फर इज यूज्ड इन शैम्पूज फॉर इट्स एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी। कह रहा सल्फर का कौन सा कंपाउंड शैम्पू में यूज होता है जो एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज रखता है। प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, सबलाइम्ड सल्फर है, सिलीनियम सल्फर है, क्रिस्टलाइन सल्फर है। तो सिलीनियम सल्फाइड पढ़ते हो, एंटी डैंड्रफ होता है ना सिलीनियम सल्फाइड, तो वही है सल्फर का कौन सा कंपाउंड है, सिलीनियम सल्फर है ना, जो एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी रखता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन विच टाइप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन। देखिए आपके एक्टिन और मायोसिन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, तो ये क्या होते हैं, स्टोरेज प्रोटीन है, कैटालिटिक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल है, कॉन्ट्रैक्टाइल। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में आते हैं एक्टिन और मायोसिन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनोमर ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना। देखिए प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन तो पॉलीमर है, तो इनके मोनोमर क्या है, किन से जुड़ के बने हैं, ये अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जुड़ के ही तो प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो मोनोमर प्रोटीन के क्या होंगे, हमारे अमीनो एसिड होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड तो दो अमीनो एसिड के बीच में होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, ये न्यूक्लिक एसिड में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम। एनर्जी करेंसी, जो सेल्स का एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इज एटीपी, है ना। और एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ की डायमेंशन में क्या इंक्लूड नहीं है, फिजिकल आता है इसमें, मेंटल भी आता है, स्पिरिचुअल भी आता है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड नहीं आता। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए होलिस्टिक हेल्थ टिपिकली इंक्लूड डायमेंशन सच एज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज एथलीट फूड। एथलीट फूड जो है एक टाइप का कौन सा इन्फेक्शन है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक। दिस इज द टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, एथलीट फूड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आता। तो आप जब इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हो, फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक आती है, तो फिजिकल में कौन सा नहीं आता, इमिसिबिलिटी आती है, प्रेसिपिटेशन है, लिक्विफेक्शन है। ओके, बाकी एफरवेसेंस है, तो कौन सा नहीं आता, एफरवेसेंस नहीं आता, लिक्विफेक्शन आएगा, प्रेसिपिटेशन आता है, इमिसिबिलिटी आती है और एक इनसोल्युबिलिटी भी आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात हो रही है। तो बाइफेजिक का नाम समझते हैं, आपने समझ जाने की बात हो रही है, या तो इमल्शन की बात होगी, है ना। बाइफेजिक में दो ही पढ़ते हो, या तो इमल्शन आता है या सस्पेंशन आता है। तो ये एडिटिव्स और लिनिमेंट्स तो काट दो। ओके, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसोल्युबल सॉलिड्स। सॉलिड्स देखते समझ जाओ सस्पेंशन है, क्योंकि इमल्शंस में दोनों फेज लिक्विड होती है, सस्पेंशंस में एक फेज सॉलिड हो जाएगी, लेकिन इमल्शंस जो है इसमें दोनों लिक्विड होते हैं, है ना। तो कह रहे फाइनली डिवाइडेड इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम। सॉलिड लिक्विड में सस्पेंड है, तो ये आपका सस्पेंशन हो गया, है ना। इमल्शंस में मैंने आपको बताया दोनों फेज लिक्विड होती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन ऑफ एडिशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग जो आप बेस ऐड करोगे तो पीएच चेंज नहीं होगा, तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस। तो ये बफर सॉल्यूशंस होते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड्स और बेस। ओके, तो बफर होते हैं ये। ओके, तो देखिए बफर के बारे में लिखा हुआ, बफर इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज, लार्ज चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, है ना, इधर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू द बफर सॉल्यूशन। तो इनमें जो है ये रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच। देखिए बफर आपके एसिडिक बफर होते हैं और बेसिक बफर होते हैं, दो टाइप के बफर होते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो एसिडिक बफर में क्या होता है, मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड होता है और इसका सोल्ट होता है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड वीक है और जो सोल्ट है इसका वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में है ना। तो वीक एसिड जैसे आपका CH3COH वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ में सोल्ट है इसका। तो ये हमारा एसिडिक बफर का एग्जाम्पल हो गया। तो क्या होगा, एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा और सोल्ट होगा इस वीक एसिड का विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और बेसिक बफर में क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ ए वीक बेस। इसमें बेसिक में वीक बेस होगा और सोल्ट होगा इस वीक बेस का विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो इसके एग्जांपल में ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। ओके, वीक बेस है और इसका सोल्ट है विद स्ट्रॉन्ग, वीक बेस NH4OH एंड सोल्ट ऑफ दिस NH4OH का सोल्ट बना रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ में, तो NH4Cl आपका बन गया, है ना। तो ये है हमारे बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। एंजाइम और उसके फंक्शन का जो है नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में लिखा हुआ है, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाइड्रोलेज, एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही है। आइसोमरेज, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ये भी सही लिखा हुआ है। लाइगेज, एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये ट्रांसफरेज होते हैं, क्या होता है, ट्रांसफरेज, ना कि लाइगेज। तो नोट करेक्ट, तो ऑप्शन डी ही हो गया आपका, गलत है ये, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो लाइगेज एंजाइम्स जो होते हैं कैटलाइज एसोसिएशन ऑफ दो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन को कैटलाइज करते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज होता है। कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ टू फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अभी हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज एथलीट फूट। तो फंगल है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासिटिक है। तो एथलीट फूट किस टाइप का इन्फेक्शन है, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।